नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के प्रसार के रूप में फ्लासी के युद्ध के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के प्रसार के अंतर्गत बक्सर के युद्ध के संबंध में अध्ययन करेंगे। बक्सर के युद्ध के संबंध में अध्ययन करने से पूर्व हम बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फ्लासी के युद्ध के बाद 29 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और स्वयं अपनी सेना लेकर मुर्शिदाबाद की ओर गया। नया नवाब मीर जाफर एक कमज़ोर और अयोग्य व्यक्ति था। क्लाइव ने शीघ्र ही यह प्रकट कर दिया कि शासन की वास्तविक शक्ति उसके पास है और मीर जाफर नाम मात्र का नवाब है। इसी दौरान कंपनी ने निर्माता अर्थात शासक निर्माता की भूमिका की भी शुरुआत कर दी थी। मीर जाफर ने कंपनी अथवा क्लाइव को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार में दी। मीर जाफर के बारे में कहा जाता है कि उसने अंग्रेज़ों को इतना अधिक धन दिया कि उसे अपने महल के सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े। कर्नल मेल्सन के अनुसार कंपनी के अधिकारियों का यह उद्देश्य था कि जितना हो सके उतना हड़प लो, मीर जाफर को एक सोने की बोरी के रूप में इस्तेमाल करो और जब भी इच्छा हो उसमें हाथ डालो। मीर जाफर एक दुर्बल और अयोग्य व्यक्ति था, जिसके कारण उसके शक्तिशाली हिंदू सहयोगी राम नारायण, जो कि बिहार का नायब सूबेदार था, और दीवान राय दुर्लभ आदि उसके विरोधी बन गए और उन्होंने क्लाइव से गुप्त समझौते करने शुरू कर लिए। क्लाइव ने जगत सेठ के माध्यम से बंगाल में हुई सत्ता परिवर्तन के लिए मुगल सम्राट की भी स्वीकृति मांग ली। मीर जाफर के राज्याभिषेक के अवसर पर क्लाइव ने कहा था कि अंग्रेज वापस कलकत्ता चले जाएंगे और अपना ध्यान व्यापार की ओर केंद्रित करेंगे, परंतु उसके भावी कार्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह नवाब तथा शासन तंत्र पर अपना नियंत्रण रखना चाहता था। इसलिए उसने सभी महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करवाया जो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान हो। मीर जाफर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को जन्म देते हुए एक गुट को दूसरे गुट से लड़ाने की शुरुआत की। इन्हीं दिनों नवाब के 2 जमींदारों ने विद्रोह कर दिया। क्लाइव ने नवाब को निर्देश दिया कि वे तुरंत विद्रोह को दबा दे और इसके लिए क्लाइव ने 500 सैनिक भी भेजे। इस सहायता के बदले क्लाइव ने बंगाल में सोरे के उत्पादन पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया और केवल 15% सोरा जो है वो नवाब के लिए छोड़ा गया। सोरे का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था, अतः स्पष्ट है कि मीर जाफर नाम मात्र का शासक था। अली गौहर का आक्रमण। शाहजादा अली गौहर, जो कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का दूसरा नाम था, उस समय अवध में भटक रहा था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अव्यवस्था का हाल सुनकर उसने इन प्रांतों में अपना भाग्य आजमाने का प्रयास किया। इसके लिए उसे अवध के नवाब से सैनिक सहायता मिल गई। 13 अप्रैल 1759 को उसने पटना पर आक्रमण कर दिया। नायब सूबेदार राम नारायण ने अली गौहर को मार भगाया, परंतु क्लाइव, जो उस समय अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल के निकट ही था, उसने विजय का सारा श्रेय स्वयं ले लिया। इसके लिए मीर जाफर ने क्लाइव को व्यक्तिगत जागीर प्रदान की। 1760 ईस्वी में अली गौहर ने पुनः बिहार पर आक्रमण किया, परंतु इस बार भी वह असफल रहा। अब अंग्रेज मीर जाफर के रक्षक कहलाए जाने लगे। मीर जाफर ने तत्कालीन मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से क्लाइव को उमरा की उपाधि प्रदान करवाई। कंपनी के दबाव पर मीर जाफर को बर्धमान, नदिया, हुगली के क्षेत्रों से राजस्व वसूली का अधिकार तब तक के लिए कंपनी को सौंपना पड़ा जब तक कि उसकी किस्तों का धन वसूल न हो जाए। डचों पर आक्रमण। बंगाल में डचों का भी व्यापार था। पटना, ढाका, पीपली, चिनसुरा और कासिम बाजार के निकट उनकी फैक्ट्रियां थी। अंग्रेज डचों को बंगाल से बाहर निकालना चाहते थे क्योंकि वे उनके प्रबल प्रतिद्वंदी सिद्ध हो सकते थे। अतः अंग्रेजों ने आवश्यक कार्रवाई के बाद डचों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। 25 नवंबर 1759 को बेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेजों और डचों के बीच, जिसमें डच पराजित हुए
और शांति संधि की प्रार्थना करनी पड़ी। इसी समय मीर जाफर का पुत्र मीरन भी सेना सहित डचों को सजा देने आ पहुंचा। अंत में क्लाइव की मध्यस्थता से संधि संपन्न, जिसके अनुसार डचों ने भविष्य में युद्ध न करने तथा नई सैनिक भर्ती और किलेबंदी न करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों के सुरक्षार्थ केवल 125 यूरोपियन सैनिक रखना स्वीकार किया। बेदरा का युद्ध बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की दिशा में फ्लासी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। अंग्रेजी सरकार के खर्च में दिन प्रतिदिन हो रही बेतहाशा वृद्धि और उसे वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अक्टूबर 1760 में अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गिदड़ कहा जाता था। 25 फरवरी 1760 को क्लाइव होलवेल को कंपनी के कार्यों का चार्ज देकर स्वयं स्वदेश लौट गया। जुलाई 1760 को वेंसीटार्ट को फोर्ट विलियम का गवर्नर बनाकर कलकत्ता भेजा गया। मीर जाफर की अयोग्यता, अदूरदर्शिता तथा क्रोधी स्वभाव के कारण प्रशासन व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। जुलाई 1760 में वेंसीटार्ट को जब फोर्ट विलियम का गवर्नर बनाकर कलकत्ता भेजा गया तो कलकत्ता काउंसिल के 16 सदस्यों में से अनेक उससे वरिष्ठ सदस्य थे। अधिकांश सदस्य उनमें धन लोलुप और भ्रष्ट भी थे। ऐसे लोगों के मध्य वेंसीटार्ट ठीक ढंग से कार्य न कर पाया। स्थिति उस समय और भी विषम हो गई जब उसके 3 समर्थक सदस्यों को काउंसिल की सदस्यता से हटा दिया गया। वेंसीटार्ट के प्रमुख विरोधी एलिस को कंपनी की पटना स्थित फैक्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कंपनी के पदाधिकारियों में जिस तेजी के साथ परिवर्तन किया जा रहा था उससे मीर जाफर के लिए कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी। जब मीर जाफर ने अंग्रेजों के समर्थक राय दुर्लभ को मंत्री पद से हटा दिया गया तो उनका असंतोष, अंग्रेजों का जो असंतोष है और अधिक बढ़ गया। 3 जुलाई 1760 को मीर जाफर के पुत्र मीरन की किसी ने हत्या कर दी, जिससे अंग्रेजों को नायब नवाब की नियुक्ति का अवसर मिल गया और मीर कासिम को नायब नवाब बना दिया गया। मीर कासिम एक अत्यंत ही धनी व्यक्ति था और ये मीर जाफर का दामाद था। अंग्रेजों को इस समय धन की आवश्यकता थी और इसी कारण उन्होंने मीर कासिम को नया नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा ताकि उन्हें और धन की प्राप्ति हो सके। इस संबंध में जो भी घटनाएं घटित हुई उन्हें 1760 की रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। 27 सितंबर 1760 को वेंसीटार्ट ने मीर कासिम के साथ एक गुप्त समझौता किया जिसमें मीर कासिम को नवाब बनाने की बात कही गई थी। समझौते के तहत मीर कासिम ने निम्न आश्वासन दिए थे कि वे अंग्रेजों का घनिष्ठ मित्र बना रहेगा। बंगाल की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश सेना मीर कासिम को पूरा सहयोग देगी। मीर कासिम ने अंग्रेजों की इस सेना के व्यय के लिए बर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव के प्रदेश देना स्वीकार किया। सिलहट में उत्पादित सीमेंट का आधा भाग अंग्रेजों को 3 वर्ष तक खरीदने का अधिकार होगा। मीर जाफर से कंपनी की जो बकाया धनराशि है उसे चुकाने का आश्वासन भी मीर कासिम ने दिया। दक्षिण में कंपनी द्वारा लड़े जा रहे युद्धों में मीर कासिम ने 5 लाख रुपए मदद देने का वचन दिया। मीर कासिम कलकत्ता काउंसिल के सदस्यों को लगभग 4,52,000 पाउंड उपहार में देगा। ये जो समझौता है बहुत ही गोपनीय रखा गया। अक्टूबर 1760 में वेंसीटार्ट सेना सहित मुर्शिदाबाद गया और मीर जाफर से गद्दी छोड़ने की उसने बात कही। नवाब पहले तो बड़ा क्रोधित हुआ परंतु ब्रिटिश सेना उसके महल को घेरे हुए थी। अतः विवश होकर उसे अंग्रेजों की बात माननी पड़ी और विवश होकर उसने पर्याप्त निर्वाह भत्ता और सुरक्षा के आश्वासन पर अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन को त्याग दिया। मीर कासिम अली वर्दी के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य सिद्ध हुआ। कंपनी तथा उसके अधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। मुंगेर में उसने बारूद बनाने और अच्छी तोपें बनाने का कारखाना भी कायम कर दिया। मीर कासिम द्वारा राजस्व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने और आमदनी बढ़ाने हेतु किए गए उपाय
अधिक धन वालों का धन जब्त कर लिया गया, सरकारी खर्च में कटौती की गई, कर्मचारियों की छंटनी की गई, नए जमींदारों से बकाया धन की वसूली की गई। इसके अलावा राजस्व विभाग का पुनर्गठन कर उसमें अपने विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। जनता पर भी नए नए कर लगाए गए। परिणाम स्वरूप राज्य की आय में काफ़ी सुधार आ गया। वास्तव में मीर कासिम योग्य शासक था और शासन की आवश्यकताओं का उसे अच्छा ज्ञान था। सैन्य सुधारों के अंतर्गत सैनिकों की संख्या में वृद्धि की, यूरोपीय ढंग से सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु फ्रांसीसी और अमेरिकन अफसरों को नियुक्त किया, मुंगेर में तोपों एवं तोड़दार बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाना स्थापित किया। अंग्रेजों के साथ झगड़ा। 1761 के आरंभ में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से बातचीत शुरू की और स्वयं को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाने में उनकी सहायता की मांग की। अंग्रेजों ने उसे पटना में आमंत्रित कर शाही सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। उन्होंने मीर कासिम को शाह आलम को सम्राट मानने के लिए विवश किया तथा उससे 12 लाख रुपए नजराने के रूप में भी दिलवाए। अंग्रेजों के इस नीति के कारण मीर कासिम की स्थिति और कमजोर। उससे यह भय हुआ कि कहीं उसकी स्वतंत्रता भी न छीन ली जाए। इस घटना से मीर कासिम और अंग्रेजों के संबंधों में तनाव आ गया। 1762 ईस्वी में मीर कासिम ने दस्तक प्रथा के दुरुपयोग देखकर आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। समाप्त की गई व्यापारिक चुंगी और कर का लाभ अब भारतीय व्यापारियों को भी मिलने लगा। मीर कासिम के इस कदम से अंग्रेज अधिकारी अत्यधिक नाराज हुए क्योंकि इससे उनका विशेषाधिकार जो है वो समाप्त हो गया। इसके बाद मीर कासिम ने कंपनी पर आरोप लगाया कि 1760 की संधि के अनुसार नवाब की सहायता के लिए जिस अंग्रेजी सेना को रखने और उसके व्यय के लिए 3 जिले प्रदान किए गए थे, वह सेना उसी के विरुद्ध काम में लाई जा रही है। अतः अंग्रेज उन जिलों को वापस लौटा दे और उन जिलों से जो राजस्व वसूल किया है वह भी लौटा दे। इससे दोनों पक्षों में अधिक तनाव उत्पन्न हो गया। 19 जुलाई 1763 को मीर कासिम और मेजर एडम्स के नेतृत्व में करवा का युद्ध हुआ। क्योंकि अब कलकत्ता कौंसिल ने मीर कासिम को नवाब के पद से हटाने का फैसला कर लिया था, तो इसलिए मेजर एडम्स के नेतृत्व में अंग्रेज सेना मुंगेर की तरफ बढ़ी और करवा या कटवा के निकट मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें नवाब पराजित हुआ। इसके बाद अगस्त 1763 में गिरिया के युद्ध और 4-5 सितंबर 1763 को उद्दोनला के युद्ध में भी नवाब अंग्रेजों से परास्त हुआ। बक्सर के युद्ध के पूर्व मीर कासिम को इस प्रकार अंग्रेजों ने 3 बार पराजित किया। परिणाम स्वरूप कासिम मुंगेर छोड़कर पटना भाग खड़ा हुआ। पटना में नवाब ने अंग्रेज बंदियों और भारतीय बंदियों, जिनमें राजा रामनारायण सेठ बंधु आदि को मौत के घाट उतार दिया और फिर अवध की ओर भाग खड़ा हुआ। परंतु जब मीर कासिम इन दिनों सुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद में ठहरा हुआ था। सुजाउद्दौला और मीर कासिम के मध्य अच्छे संबंध न थे। अगस्त 1763 में सुजाउद्दौला ने भगोड़े मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों को सहायता देने का प्रस्ताव भी रखा था। परंतु जब मीर कासिम इलाहाबाद पहुंचा तो सुजाउद्दौला का विचार बदल गया, क्योंकि इस समय मीर कासिम के पास 10 करोड़ रुपये मूल्य के जेवरात थे और सुजाउद्दौला इस संपत्ति को हड़पना चाहता था। इसके अलावा वह बंगाल और बिहार में अपना प्रभाव बढ़ाने को भी उत्सुक था। शाह आलम जो था मुगल सम्राट, वो भी दुरंगी चाल चल रहा था। उसने गुप्त रूप से अंग्रेजों को लिख भेजा था कि वह विवश होकर ही नवाब वजीर का साथ दे रहा है। जुलाई 1763 में बंगाल के नवाब की गद्दी पुणे खाली हो गई। जुलाई 1763 में कलकत्ता कौंसिल ने मीर जाफर के साथ नया समझौता करके उसको दूसरी बार नवाब बनाया। अंग्रेजों द्वारा पराजित होने के बाद मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन का निर्माण किया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। बक्सर बनारस के पूर्व में स्थित था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना
को विजय प्राप्त हुई। जनवरी 1765 में बनारस के निकट सुजाउद्दौला को अंग्रेजों ने पुनः परास्त किया। अंग्रेजों ने चुनार तथा इलाहाबाद के दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया। सुजाउद्दौला ने मराठा सेनानायक मल्हारराव होलकर से सहायता प्राप्त की, परंतु अप्रैल 1765 में कड़ा के युद्ध में अंग्रेजों ने उन दोनों को परास्त किया। अंत में सुजाउद्दौला ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। मीर कासिम भागकर दिल्ली पहुंचा। 1777 में मीर कासिम की वहीं पर मृत्यु हो गई। बक्सर के युद्ध का महत्व। ऐतिहासिक दृष्टि से बक्सर का जो युद्ध है वो प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि तत्कालीन प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता प्रमाणित हो गई। पी रॉबर्ट्स ने लिखा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय पूर्णतः सैनिक विजय थी। प्लासी की विजय से बंगाल में अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित हुई, परंतु बक्सर विजय ने कंपनी को अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो गई। कंपनी ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। कलायू की दूसरी गवर्नरी जून 1765 से जनवरी 1767 तक रही। इलाहाबाद की संधि 1765। 12 अगस्त 1765 को कलायू ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर अथवा इलाहाबाद छीनकर मुगल बादशाह को सौंप दिए। नजमुद्दौला को एक अन्य फरमान द्वारा बादशाह ने बंगाल का नवाब स्वीकार किया। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। मुगल शासक ऊपरी लिखित प्रांतों बंगाल, बिहार और उड़ीसा में निजामत अथवा प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देने पर सहमत हुआ। 16 अगस्त 1765 को कलायू ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से इलाहाबाद की दूसरी संधि की। इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी। नवाब द्वारा कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया देने का वायदा किया गया। कड़ा और मानिकपुर इलाहाबाद के जो जिले थे वो मुगल बादशाह को दिए गए। अंग्रेजों की संरक्षणता में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलोच सिंह को पैतृक जागीर के रूप में दी गई। सुजाउद्दौला को अवध वापस मिला और उसने चुनार अंग्रेजों को वापस सौंपा। अवध की सीमा में कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की सुविधा मिली। प्रत्यक्ष संधि द्वारा कंपनी ने अवध की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया और नवाब ने पूरा जो सैन्य खर्च है वो देना स्वीकार कर लिया। इलाहाबाद की संधि के संबंध में विद्वानों ने परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए हैं। सर आयरकूट के अनुसार कलायू ने एक और शानदार अवसर खो दिया। मृत और निष्क्रिय शासकों को पुनः जीवनदान देना निरर्थक था। वस्तुतः इलाहाबाद की जो संधि थी कलायू की गहरी सूझबूझ का प्रमाण है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी ने अभी हाल ही में वैधानिक अधिकार प्राप्त किया था। कंपनी किसी साहसिक योजना को हाथ में ले उससे पहले उसे अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाना आवश्यक था। चूंकि कंपनी मुख्यतः एक व्यापारिक संस्था थी, अतः उसके लिए अभी महत्वाकांक्षी योजना को हाथ में लेना उचित नहीं था। बंगाल की सुरक्षा की समस्या अभी भी सिरदर्द बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में नए सैनिक अभियानों से कंपनी के व्यापार को भारी हानि पहुंच सकती थी। यदि अवध को कंपनी के अधिकार में लिया जाता तो भारत के देशी शासकों में असंतोष उत्पन्न होने की संभावना भी थी। कंपनी के पास इतने बड़े राज्य का शासन चलाने के लिए योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों का भी अभाव था। इन सभी तथ्यों के आधार पर इलाहाबाद की संधि को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने अंग्रेजों के बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के प्रसार के रूप में बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि के बारे में विस्तृत चर्चा की। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।